नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। ये रही अपनी स्कॉर्पियो NZ2 और डीजल मैनुअल के अंदर आती है। चाबी कुछ ऐसी है। इसका जो है आपने फुल फ्लेज रिव्यू और बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। हमारी इस गाड़ी को ना 1 महीना पूरा हो गया है, 2 दिन पहले ही हो गया था। और इसका मैं आपको ओडोमीटर दिखाऊं ना तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं जिसमें इतनी गाड़ी चल जाती है। यानी कि लगभग हमने जो है 5000 किलोमीटर क्रॉस कर दिए 1 महीने के अंदर। 5000 किलोमीटर और 1 महीने के अंदर ना आप गाड़ी की एक एक नब्ज, एक एक नस, एक एक मैं कहूँ एक एक बोल्ट पकड़ सकते हो अपनी ये गाड़ी का। तो इस गाड़ी के अंदर स्कॉर्पियो NZ2 के अंदर मेरे को 1 महीने के अंदर क्या कुछ फील हुआ, ठीक है, क्या कुछ मेरे को कमियां महसूस हुई, क्या कुछ मेरे को फ़ायदेमंद चीज़ें लगी। अब एक हिसाब का ना मैं अपनी तरफ से ओनरशिप एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। मैंने इस गाड़ी का ड्राइविंग रिव्यू दे दिया होगा आपको। एक दो दिन में मैं सोच रहा हूँ इसका एक सिटी ड्राइविंग रिव्यू भी डालूँ मैं, वो देखेंगे जब शूट कर पाऊँगा। तो भाई साहब अपनी तरफ से ना एक ओनरशिप रिव्यू देना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सब मेरे से पूछ रहे थे भाई माइलेज क्या कुछ आपको निकाल के दे रही है। जैसे मैंने स्टोरी डाली थी 1 महीने में जो है 5000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो बहुत भाइयों के टेक्स्ट आए कि एवरेज क्या कुछ दे रही है, क्या कुछ आपका रिव्यू है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये तो रही भाई अपनी स्कॉर्पियो है। और वीडियो के शुरुआत में ना मैं आपको ले चलूँगा कि इसकी क्या कुछ चीज़ें मेरे को पॉजिटिव लगी और मेरा जो है इसकी तरफ जो है रुझान क्यों ज़्यादा बढ़ गया है। देखो, लिया था तब मैंने आपको बताया था कि एक हिसाब से ना बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपकी बनती है। 16,40,000 मेरे को ऑन रोड पड़ी थी। रेवाड़ी से मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा था और खड़ी मिली थी। कोई ब्लैक व्लैक देने की ज़रूरत नहीं। अब तो मेरे ख्याल में 50,000 रुपये का इसके ऊपर डिस्काउंट हो गया है। और अपनी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसके ऊपर लाख का हो गया है। 1.5 लाख का आपको जो है थार के ऊपर मिल जाएगा 2 डोर के अंदर, चाहे 4x2 लो चाहे 4x4 लो। अब थार नहीं ली मैंने, क्लासिक नहीं ली, स्कॉर्पियो नहीं ली। वो मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए थे कि यार क्वालिटी का ऑब्वियसली फ़र्क है। क्लासिक आप लुक के लिए एक बार ले लोगे, बट जितनी बढ़िया क्वालिटी इस गाड़ी की ओवरऑल है, जितनी बढ़िया फिट एंड फिनिश इस गाड़ी की इंटीरियर की है, जितनी बढ़िया फील इस गाड़ी की है, मेरे को क्लासिक के अंदर नहीं लगती बिल्कुल भी। थार फिर अलग चीज़ हो जाती है। थार फिर अपने एंड तक हो जाती है। ये फैमिली कार नहीं बनती। अब ये काली स्कॉर्पियो फैमिली कार किस रूप से मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, इसके सीटों का कंफर्ट भाई बहुत बढ़िया। आप लंबा ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, अंदर का स्पेस बढ़िया है। 7 सीटर आपको बेस मॉडल से मिलती है। कोई ऑप्शनल वाला नहीं है कि इसके अंदर 5 सीटर आता हो या 7 सीटर आता हो। टॉप मॉडल में आपको कैप्टन सीट ज़रूर मिल जाएगी बीच वाले रो में, लेकिन ओवरऑल ये गाड़ी 7 सीटर है। तो लास्ट रो हमेशा, चाहे कितनी बड़ी ही SUV ले लो, लास्ट रो होती है बच्चों के लिए। बीच की रो और फ्रंट रो जो है ना आपको बिल्कुल बढ़िया मिलेगी। उल्टा बीच की रो जो है उसकी सिटिंग का जो पोजीशन है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो जो है ना हल्का सा आगे वाली रो से ऊपर है। अब मैं ड्राइविंग सीट का बताऊँ तो ड्राइविंग सीट में एक चीज़ मेरे को इसकी कमी लगी जो बहुत ज़्यादा मेरी आंखों में खटक रहा है भाई साहब। थार का जो बेस मॉडल आता है ना 4x2 का भी AX ऑप्शनल जो आता है, उसके अंदर भी आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है ड्राइवर वाली। इसके बेस मॉडल में नहीं मिलती। सबसे बड़ी ड्रॉबैक इस गाड़ी का मेरे को वही लगा, ठीक है, कि इसके अंदर जो है ड्राइविंग सीट का आपको एडजस्टेबल वाला सीन नहीं मिलता। अब उसकी दिक्कत ये है यार, जो ठीक है 6 फुट 2, 6 फुट 3, 6 फुट 4 या 6 फुट से ऊपर के जितने हाइट के लोग हैं ना, या 6 भी आप लगा लो, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि यार हेल्थ ठीक हो, पैरों को आपको थोड़ा सा और जगह देना हो तो सीट आप नीचे करते हो। लेकिन जो इंडियन एवरेज हाइट है ना उसके हिसाब से जो ये सीट की पोजीशन है वो ऊंची और होनी चाहिए थी। अब मैं आपको यहाँ से ना दिखा देता हूँ कि क्या सीन है। देखो यहाँ पर कोई आपको एडजस्टेबल हाइट वाला नहीं मिलेगा। तो ये जो सीट है ना हल्की सी आपको नीची फील होएगी। ये थोड़ी ऊंची होती है ना तो ड्राइविंग के अंदर कॉन्फिडेंस आपका जो है और ज़्यादा बढ़ जाता। अब बेस मॉडल में मेरे को चाबी ऐसी मिली तो थी, फ्लिप मिली थी, बट मेरे को रिमोट की जो है ना ये सेंट्रल लॉकिंग ये नहीं मिला था। मेरे को एक्सेसरीज में लगवाना पड़ा। 3-3.5 रुपये का लगता है। वो भी आपको फर्स्ट सर्विस के अंदर जो है ये लगवा के देंगे। चाबी ले जाओ, एक चाबी आपकी ऐसी बना देंगे 3,500 रुपये में। तो सबसे बड़ी खटकने वाली चीज़ मैंने आपको बता दी इस गाड़ी के अंदर मेरे को क्या लगा, ठीक है। दूसरा मैं जो हूँ वही बात है, फ़ायदों के ऊपर जाते जाते मैंने आपको नुकसान ही बता दिया कि क्या खटका। एक बार तो कर देता हूँ इस गाड़ी की भर के तारीफ कि मेरे को क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया चीज़ लगी। अब आता है बेस मॉडल। बेस मॉडल के अंदर पावर स्पेक्स आपको बताऊँ तो 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क आता है। लेकिन ऊपर वाले मॉडल्स में जाओ आप, Z6 से ऊपर जाओ तो उसके अंदर आपको मिलना शुरू हो जाएगा 170 bhp और 370 Nm का टॉर्क। अब ये जो पावर फिगर्स है ना, मैंने जो अपर मॉडल है वो चला के आपको दिखाया था, मैंने जो है ये मॉडल आपको चला के दिखाया था, जो अपर मॉडल जो भाई ओन करते हैं उसने ये चला के दिखाया था। तो दोनों गाड़ियों के अंदर मैंने डिफरेंस आपको एक हिसाब से बता दिया था।
एवरेज ना इस वाली गाड़ी की एक्चुअल में बहुत बड़ी है। जिस हिसाब का इस गाड़ी का वेट है, जिस हिसाब का इस गाड़ी की क्वालिटी है, जिस हिसाब से इस गाड़ी का साइज़ है, सिटी में मेरे को दे रही है लगभग 12, 13, 14। ठीक है, बहुत बढ़िया जैसे रोड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एक्सेलरेट ना करो, लाइट फुट चलाओ तो 13, 14 के आसपास आपको शहर के अंदर देगी। ठीक है, बट जाम वाली कंडीशंस के अंदर नहीं देगी। ठीक है, ट्रैफिक जहाँ पर आ जाता है वहाँ 12 से नीचे तो मैंने देखी नहीं इसकी MID के अंदर की एवरेज 12 से नीचे है। 12, 12.1, 12.2 ऐसे कुछ इसकी एवरेज आती है। तो 12 से 13 आप एक्सपेक्ट करो सिटी कंडीशंस के अंदर। अब स्टार्ट करके खड़ी रहोगे तो वो अलग चीज़ हो जाता है, अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन ड्राइविंग कंडीशंस मैंने आपको बता दिया। हाईवे पे ना जैसे छठा गियर लगा दो तो 2000 RPM के आसपास जो है ना 90 की स्पीड ये पकड़ लेती है। अब ये हल्का सा मेरे को यूँ लगता है कि यार हल्का सा जो है ना रेशियो और होना चाहिए था। जैसे छठे गियर पे 100+ चलती ना तो 2000 RPM के आसपास तो थोड़ा सा और एवरेज जो है हाईवे की इसकी ठीक हो जाती है। बट 90 के आसपास 80 to 90 आप क्रूज़ करो अपना छठे गियर के ऊपर हाईवे पे लंबा जाओ तो 16, 17, 18 के आसपास आपकी जो है हो सकता है 18 तक की एवरेज आपको आराम से ये गाड़ी दे दे, कोई इसके अंदर कोई शक नहीं है। तो एवरेज के हिसाब से ना मेरे को ये मॉडल बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। मेरे को ये जो है सिटी ड्राइव के हिसाब से जो है कहीं से भी अंडर पावर्ड नहीं लगा। आप टॉप मॉडल चलाओगे या ऊपर वाला 170 bhp वाली चलाओगे उसके अंदर तो आपको फ़र्क दिखेगा। वो चला के आप ये चलाओगे आपको अंडर पावर्ड लगेगी। बट थोड़े दिन ना आप इस गाड़ी को चलाओ, ठीक है, इस गाड़ी को ऑन कर रहे हो, इस गाड़ी को चला रहे हो तो धीरे धीरे आप चलाओगे ना। सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी का कोई काम नहीं होता, पहली चीज़ बता दूँ। दूसरी चीज़, ये गाड़ी कहीं से भी अंडर पावर्ड नहीं है। ठीक है, कहीं इस गाड़ी ने दाब नहीं मानी, पंजा दोगे ये गाड़ी निकल जाएगी। गियर शिफ्ट करोगे, ऊपर वाला गियर लगाओगे, ये गाड़ी और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगी। तो जो है ना गाड़ी का इंजन ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपको ये गाड़ी पेपी फील करवाएगी। और रियर व्हील ड्राइव के अंदर आती है तो कहीं भी फंसने फंसाने वाली चीज़ है नहीं इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, इतनी ऊंची गाड़ी होने के बावजूद कहीं पे भी ये गाड़ी अभी तक फंसी नहीं है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पीक मानसून के अंदर इस गाड़ी को हमने ख़रीदा, बहुत ख़राब सड़कों के अंदर इस गाड़ी को चला है। सस्पेंशन का जो इसका मैं कह रहा हूँ स्कॉर्पियो है यार ना, मेरे को क्लासिक में उतने मज़े आने वाले। थार भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा झूलती है। स्कॉर्पियो N इसके अंदर ESP नहीं है, Z2 के अंदर वो ऑप्शनल आता है। विदाउट ESP जो है ना इसका आपको बैलेंस बहुत बढ़िया मिलने वाला है। सस्पेंशन का जो है इतना कंफर्टेबल सस्पेंशन है इसके, आप कितने लोग भर लो गाड़ी के अंदर। ठीक है, कितनी हाई स्पीड में चला लो, मैं कहूँगा 100-120 तक भी चलाओगे ना, ठीक है, आपको कहीं भी कॉन्फिडेंस की कमी फील नहीं होने वाली है। हाईवे पे इतनी स्पीड पे भी अगर मान लो ओवरटेक आपको करना पड़ जाए, हल्का सा स्टीयरिंग यूँ हो जाए तो कहीं भी आपको यूँ नहीं लगने वाला कि गाड़ी ने ट्रैक्शन लूज़ करा है या कहीं पर भी गाड़ी के सस्पेंशन से रिलेटेड कोई इशू है। कितने गड्ढों में चला लो, कैसे ही चला लो, इंटीरियर में कोई नॉइज़ नहीं आती, सस्पेंशन में कोई नॉइज़ नहीं आती। और कई गाड़ियां मैंने देख ली है जो अपर मॉडल है, कईयों के रिव्यू आ चुके मेरे पास कि सस्पेंशन आवाज़ कर रहे हैं, इंटीरियर आवाज़ कर रहा है, प्लास्टिक आवाज़ कर रखा है। 5, 7, 8 हज़ार किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे जो है इंटीरियर आवाज़ कर रहा है। 5,000 तक तो भाई इसका कुछ आवाज़ नहीं है। ठीक है, किसी भी एक चीज़ की आवाज़ नहीं है, ना सस्पेंशन की, ना किसी माउंटिंग की, ना किसी स्टीयरिंग की, ना कुछ। अब स्टीयरिंग के ऊपर मैं आऊँ तो हैवियर साइड पे है स्टीयरिंग। ठीक है, शुरू में मेरे को लग रहा था ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा आप चलाओगे ना, लंबा चलाओगे, शहर के अंदर आपको जो है इसके स्टीयरिंग के अंदर प्रॉब्लम होने वाली है। बट ऑन दी हाईवे रिस्पांस की बात करूँ या शहर में भी रिस्पांस की बात करूँ तो इसके अंदर हाइड्रोलिक है। अपर मॉडल्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक आता है, इलेक्ट्रॉनिक से बेटर रिस्पांस जो है आपको इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का मिलने वाला है। अब ये तो मैंने बहुत सारी फ़ायदे की बातें कर दी, जिसके अंदर मैंने आपको ड्राइव रिव्यू बता दिया। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया एवरेज क्या कुछ मेरी निकाल के दे रही है, और जिसके अंदर मैंने बता दिया कि पावर और सस्पेंशन से रिलेटेड इस गाड़ी में कोई परेशानी है नहीं। अब मैं आ जाता हूँ इसके डाउन वाली साइड्स पे कि मेरे को क्या कुछ कमी लगी Z2 के अंदर या स्कॉर्पियो N के अंदर। कमी के ऊपर मैं आऊँ तो सबसे बड़ी कमी मैंने आपको बताया, ड्राइवर सीट जो है हाइट एडजस्टेबल इनको जो है स्टैंडर्ड देनी चाहिए थी बेस मॉडल से। अब वो दे देते ना तो हो सकता है थोड़े से मेरे को और मज़े आते हैं ड्राइविंग के अंदर। ठीक है, जिस हिसाब के मेरा ड्राइविंग स्टाइल है, मेरा सिटिंग स्टाइल है, कॉन्फिडेंट पूरा फील करवाएगी। बोनट आपको पूरा दिखेगा, रोड आपको पूरा दिखेगा। बट ये समझ लो यार, इतनी हाइट और बढ़ जाए ना सीट की तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको दिखने के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाता है। तो हाइट एडजस्टेबल जो है ड्राइवर सीट होनी चाहिए थी, पहला पॉइंट मेरा ये था। अगला आऊँ इसके डाउन साइड के अंदर। ठीक है, तो इसके जो मैं कहूँगा गियर है ना, गियर शिफ्ट करने में आवाज़ बड़ा करता है। ठीक है, पहली बात, गियर शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, हल्का सा रफ साइड पे हैं इसके गियर्स।
ठीक है, अटकते नहीं है कहीं भी कि कहीं अटकते हो फंसते हो, अटकते नहीं है, लेकिन आप शिफ्ट करोगे ना तो हल्का सा कट कट वाली क्लटरिंग साउंड आती है। कोई भी गियर लगाओ खट 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 ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही लोहे का गियर लगा रहे हो, क्या इंगेज कर रहे हो। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी आवाज़ जो है इसके गियरों के अंदर से आती है शिफ्टिंग के टाइम। बट ओवरऑल शिफ्टिंग के अंदर मेरे को कोई खास परेशानी नहीं आई, अटकता कहीं पर भी नहीं है इसका गियर, मेन बात है ये। अब इसके अलावा कमी मेरे को और इस गाड़ी के अंदर कोई खास लगी नहीं है अभी तक, ठीक है। ड्राइवर वाला सीट है वो मैंने आपको बता दिया, गियर मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और है जो मैं कहूँगा आवाज़ करती है, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन उसके अंदर ना थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये है, ठीक है, यहाँ मैं आ जाऊँ, दोनों कप होल्डर जो है ना इसके प्योर प्लास्टिक है, यहाँ पर इनने कोई भी रबर की जो है पैडिंग नहीं कर रखी। अब नुकसान ये है, ये मैंने सामान रख दिया, कुछ भी रख दिया, चाहे फ़ोन रखूँ, फ़ोन मोस्टली यहाँ पर रखता है, मेरा यहाँ नहीं रखता, यहाँ रखता हूँ मैं। तो फ़ोन है, कहीं गाड़ी चल रही है, सड़क ख़राब आ रही है तो ऐसे आवाज़ करता रहता है, यूँ कर लेगा, यूँ कर जाएगा, हिल गया, यूँ हो गया, ख़राब रोड पे ऐसे 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 आवाज़ कर रहा है। गियर में यूँ लगा रहा हूँ तो हल्का सा यहाँ पर फोर्स आ रहा है। तो ये जो है ना, ये पैडिंग जो है यहाँ पर थोड़ी रबर वाली होनी चाहिए थी बेसिकली, ये होता तो मेरे को लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं होती। अब आ जाऊँ एक और चीज़ पे, म्यूज़िक सिस्टम इनने दे दिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा। ऑडियो सिस्टम दे दिया, ऑडियो सिस्टम भी काम चला हुआ है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन जो इसके स्क्रीन है ना, हल्की सी और बेटर दे देते, एंड्रॉयड दे ही रहे थे तो ढंग का कोई कार प्ले वाला दे देते तो जो है काम हल्का बहुत चल जाता। बट क्या कह सकते हैं। पीछे आ जाऊँ तो पीछे मेरे को ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं लगी, मैंने यहाँ बैठ के आपको बता दिया था। आई लेवल पे भी मेरा फ़ोन है, पूरा जो है पीछे बैठ के भी आपको बढ़िया कंफर्ट मिलता है। सीटों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सीटों के कंफर्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको जो एसी मिलता है बढ़िया है। हाँ, पॉजिटिव में अगर मैं एसी पे आया हूँ, एक नंबर पे भी इसका एसी चलाते हो ना, आपके कप कप ही चढ़ा देगा। इतना ठंडा एसी, इतना चिलर एसी है ना इसका स्कॉर्पियो का, भाई साहब। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस कार, इसका एसी। कितनी ही भच्च गर्मी हो, चाहे राजस्थान के किसी भी ज़िले के अंदर के आप व्यक्ति हो, कितनी ही 50-55 डिग्री की धूप हो, आपको इस गाड़ी के एसी के अंदर एक के ऊपर भी गर्मी नहीं लगने वाली। दो की तो आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी। एक पे भी अगर आपको हल्की गर्मी लग गई, आपने दो कर लिया, दो पे पक्का पक्का ठंड लग जाएगी आपको। तो ये चीज़ है। मैंने लुक्स के अंदर जो है ना एक्सेसरी क्या कुछ लगवाई थी बाहर से बता देता हूँ। रूफ रेल और पीछे का जो स्पॉइलर है, साथ ही साथ रेन वाइजर, ये मैंने जो है कंपनी से लगवाए थे एज एन एक्सेसरी। अब ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये जो है रूफ रेल और अपना क्या बोलते हैं इसको, रेन वाइजर, ये भी नहीं आता। ये ना महिंद्रा वाले जो है इसका ये डब्बा जो है ना प्लास्टिक का, ये व्हील कवर, ये भी 5-5 हज़ार रुपये में कंपनी से देते हैं। इससे बढ़िया आप बाहर से ही लगवा लो, चाहे बेशक ओरिजिनल महिंद्रा के ना हो। और टायर जो है ना, इसके टायरों की मैंने बहुत बढ़िया रिव्यू नहीं सुने हैं, जितने मैंने स्कॉर्पियो के ओनर्स देखे 17 इंच के, जिनके पास व्हील हैं, चाहे अलॉय हो चाहे कुछ हो, सेम ये टायर देते हैं सारे। बढ़िया रिव्यू अभी तक तो सुना नहीं है मैंने इसका। और कंफर्ट में अभी तक मेरे को कोई दिक्कत हुई नहीं है। बाकी बारिश के अंदर हाई स्पीड में मेरे को थोड़ा सा डर लगता है इसके टायरों से, क्योंकि अब सुन तो लिया है मैंने थोड़ा बहुत उल्टा सीधा इसके बारे में। बाकी टायरों के रिलेटेड अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, एक और चीज़ भाई साहब, नई गाड़ी है, मैंने याद है आपके अलाइनमेंट की इसकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें गाड़ी लेफ़्ट भाग रही थी, अभी भी भाग रही है। तब तो 2-3 हज़ार किलोमीटर पर भाग ही रही थी, 5,000 हो रहे हैं, अब भी जो है लेफ्ट में भाग रही है। मैंने अलाइनमेंट करवा ली, व्हील बैलेंसिंग अभी तक बच रही है, बट लेफ्ट पुल इस गाड़ी के अंदर अभी भी है। वो महिंद्रा वाले देते ही देते, भगवान जाने क्या दिक्कत है महिंद्रा वालों को। तो थोड़ा सा अगर इस इशू के ऊपर आप देखो तो बहुत जो है आभारी हो जाएंगे महिंद्रा हम आपके। बाकी ओवरऑल रिव्यू इस गाड़ी का यही था, 1 महीने का अपडेट यही था। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली भी एक वीडियो बन गई इस गाड़ी की, ठीक है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ अभी तक बहुत बढ़िया है, ठीक है। टॉप मॉडलों के ऊपर नहीं गया, मैं तो खुश हूँ कि नहीं गया, क्योंकि जिस हिसाब के अपर मॉडल पे आप जाते रहते हो ना, जो फीचर वो आपको एक्स्ट्रा देते हैं, वो मेरे को जो है ना इतना नहीं लगता कि यार इसके पैसे को जस्टिफाई करते हैं। अब Z4 कम लेते हैं लोग, Z6 के ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं, Z8 के ऊपर चले जाते हैं, L के ऊपर चले जाते हैं। जो 20-22 तक की रेंज लेके चल रहे हैं ना स्कॉर्पियो के लिए, वो तो ले लो भाई साहब Z8 सिलेक्ट। फालतू फीचर है नहीं, सिलेक्ट नाम ही इसलिए क्योंकि सिलेक्टेड फीचर्स आपको दे रहे हैं और बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। या फिर आप बिल्कुल बेसिक और बढ़िया गाड़ी चाहते हो, आप थार के ऊपर जा रहे हो, आपका बजट जो है 16-17 के आसपास का बैठ रहा है, आप जो है क्लासिक के ऊपर भी जा रहे हो,
थार और स्कॉर्पियो क्लासिक से एनी डे बेटर है स्कॉर्पियो एन का Z2 डीजल का मॉडल। ठीक है, इससे क्लियर शब्दों में मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी अपना अपना शौक होता है, अपने अपने मज़े होते हैं, वो आप देख सकते हो। खैर यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और कोई भी आपकी क्वेरी हो स्कॉर्पियो से रिलेटेड, या आपकी कोई भी नई पुरानी गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कौन सी ले ना ले, किसके ऊपर जाए ना जाए, मेरे से पूछ लेना। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।